हेलो स्टूडेंट। तो इससे पहले हम आपका वीडियो बना चुके थे, लेकिन क्या हुआ कि उसका जो स्पेस है बहुत कम था और हम यहाँ पर पढ़ाते गए और वहाँ वीडियो बनना बंद हो गया था। ठीक, तो जब हमने देखा तो वीडियो नहीं बन रहा था, तो अब ये दोबारा हम वीडियो आपका बना रहे हैं। ठीक, तो आपका जो कल के वीडियो में जो गुरु बीजाणु जनन या मादा युग्मक का निर्माण हो गया था। ठीक, अब बात आती है कि नर युग्मक का निर्माण। नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो जानना जरूरी होता है। वो बातें क्या हैं कि जैसे कोई पुष्प होता है, ये वर्तिकाग्र होता है इधर, और ये पराग कोश होता है। ठीक, इसके अंदर क्या होते, पराग कण भरे रहते, और ये जो पराग कण होते हैं यही नर युग्मक होते हैं। मतलब नर युग्मक इधर होते हैं, मादा युग्मक कहाँ पर होते हैं, बीजांड के अंदर होते हैं। ठीक, और जब पराग कोश में स्फुटन होता है या टूटता है, सूखकर गिरता है, तो ये परागकण क्या होते हैं, बाहर की ओर मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक, तो सभी परागकण की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक परागकण की आवश्यकता होती है जो सबसे पहले वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, उसी का निषेचन शुरू हो जाता है, वही वृद्धि करना शुरू हो जाता है। बाकी सब अगल बगल गिर जाते हैं और व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे वैसे ही होता है, जैसे नर का शुक्राणु होता है, मादा का अंडाणु होता है, केवल एक शुक्राणु की आवश्यकता होती है, बाकी सब शुक्राणु वेस्ट हो जाते हैं। वैसे ही इसमें होता है। ठीक, तो जब कोई परागकण वर्तिकाग्र पर आकर बैठ जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं परागण। ठीक, तो नर युग्मक के बनने से पहले, भ्रूण के बनने से पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि परागण क्या होता है, परागण कितने प्रकार का होता है, परागण से लाभ क्या होते हैं, हानियाँ क्या होती हैं, ये जानना जरूरी होता है। तो सिर्फ आपको इस वीडियो में समझना है, लिखना नहीं है। लिखने के लिए हम PDF फाइल भेज देंगे, उसमें बढ़िया अच्छे तरह विस्तार से लिखा है और सिंपल भाषा में लिखा है, उससे आप लिख लेना। सिर्फ इस वीडियो में आपको समझना है। ठीक, तो परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर बैठना ही परागण कहलाता है। ठीक, अब परागण होते कितने प्रकार के, ये तो आप सब जानते हो। पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण, तीसरा होता है कृत्रिम परागण। ये स्वपरागण होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, परपरागण होता है क्रॉस पॉलिनेशन, और कृत्रिम परागण होता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक, अब स्वपरागण क्या होता है। ठीक, तो देखो स्वपरागण में किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठते हैं, तो ये स्वपरागण होता है। मतलब जैसे ये एक पुष्प है, इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठे, तो ये होता है स्वपरागण। मतलब पुष्प चेंज नहीं होता है, पुष्प वही रहता है, उसी पुष्प के परागकण होते हैं, उसी पुष्प का वर्तिकाग्र होता है। ठीक, ना दूसरे पुष्प के परागकण होते, ना दूसरे पुष्प का वर्तिकाग्र होता है। ठीक, वही पुष्प होता है, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठे, तो ये होता है स्वपरागण। ठीक, अब नेक्स्ट है स्वपरागण के लाभ क्या हैं। ठीक, तो देखो स्वपरागण आपने लिखा है, लिखोगे आप PDF से स्वपरागण, तो स्वपरागण के बाद सीधे इसके लाभ लिखना है। ये कितने प्रकार का होता है ये नहीं लिखना है आप। ठीक, तो स्वपरागण से लाभ क्या होते हैं, देखो लाभ 2-3 लाभ होते हैं। जैसे स्वपरागण ये एक सिंपल विधि है, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं सीधा वर्तिकाग्र पर कोई ना कोई परागकण आ जाता है, कोई माध्यम जल की आवश्यकता नहीं होती, ना किसी
जंतु की आवश्यकता होती है। ठीक, एक लाभ तो ये हो गया। दूसरा लाभ क्या होता है कि इसमें शुद्ध नस्ल के बीज या भ्रूण प्राप्त होते हैं। ठीक, इसमें जो बीज या बीज पोष या भ्रूण पोष जो प्राप्त होता है हमको, वो शुद्ध नस्ल का, मतलब इसी पुष्प के गुण रहते हैं, उसमें किसी दूसरे पौधे के गुण नहीं आते हैं शौक परागण में। इसी पुष्प के शुद्ध नस्ल वाले पौधे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि सौ परागण में कोई दूसरे पुष्प का परागण नहीं आ पाता है। इसी पुष्प पर रहता है तो इसी के गुण होंगे। अगर कोई दूसरे पुष्प का कोई परागण आकर बैठ जाता है तो इसके गुण क्या होंगे, चेंज होंगे। जब कोई आता ही नहीं, इसी पुष्प में परागण होते हैं, तो क्या हो रहा है, इसी के गुण होंगे। ठीक, तो शुद्ध नस्ल वाले पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक, और एक गुण और होता है लाभ कि 100 परागण में पुष्पों को गंध, खुशबू या मधु फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, अब गंध फैलाना या खुशबू फैलाना तभी कारगर होता है जब उसमें परपरागण होना हो, क्योंकि गंध से ही भंवरे और मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं और उस पर बैठेंगी तो उसके परागकण उसमें चिपक जाएंगे, फिर वो दूसरे पुष्प में जाएगा, उस पर बैठेगा तो उसके वर्तिका पर बैठ जाते हैं। ठीक, तो इसमें गंध फैलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये परागकण तो अपने आप आकर बैठ जाते हैं, जिससे क्या होता है, इस पुष्प में जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो ज़्यादा खर्च नहीं होती, क्योंकि गंध नहीं फैलाते हैं तो इसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा खर्च नहीं होती है। ठीक, तो 3-4 लाभ हैं, आप उसको पीडीएफ में लाभ लिख सकते हैं, वो हम डाल लेंगे तो उससे आप लाभ लिख लेना। ठीक, अब बात करते हैं हानियों की। ठीक, तो हानियों में इसका एक मेन हानि ये होती है कि जो इससे निर्मित बीज या फल होते हैं या बीज या पौधे होते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होती है, मतलब वो कमजोर होते हैं और रोगों से ज़्यादातर लड़ नहीं पाते। ठीक, और दूसरी हानि ये है कि इससे जो अच्छी नस्ल के पौधे होते हैं वो प्राप्त नहीं होते। जो हम कृत्रिम विधि से प्राप्त करते हैं विशेष नस्ल के बीज, पैदावार अच्छी होती है, कम समय में पककर तैयार हो जाते हैं, ऐसे बीज नहीं होते, क्योंकि जो नए हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड बीज तैयार नहीं होते हैं, विशेष प्रकार के बीज तैयार नहीं होते। विशेष प्रकार के बीज तो कृत्रिम विधि से ही तैयार होते हैं। ठीक, जिसमें 2 अलग अलग प्रकार के पौधों का जीन मिल जाता है और एक नई बीज का निर्माण होता है, मतलब 2 अलग अलग प्रकार के पौधों का बीज मिल जाता है और नया बीज निर्माण होता है जो अच्छा होता है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। ठीक, तो ये 2-3 लाभ हैं, 2-3 हानियां हैं, तो आप पीडीएफ से सीधा लिख लेना। ठीक, अब बात करते हैं परपरागण की, क्रॉस पॉलिनेशन की। ठीक, तो परपरागण में क्या होता है, इसमें दो पौधे होते हैं। ठीक, परपरागण में क्या होता है, जैसे इस पुष्प के परागकण, ठीक, किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर न जाकर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। मतलब इसी जाति का, अगर ये सरसों का है तो दूसरा पौधा भी सरसों का होगा, तो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर न जाकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, बाई एयर, हवा के माध्यम से, जीव जंतुओं के माध्यम से या पानी के माध्यम से, माध्यम कोई भी हो, उसके द्वारा अगर ये चले जाते हैं और दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठ जाते हैं और वृद्धि करने लगते हैं, तो ये कहलाता है परपरागण। मतलब पुष्प वही नहीं होता है,
दूसरे पौधे के, मतलब जाति वही होती है, सरसों का अगर ये तो सरसों का ये होगा, ठीक। दूसरी जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो ये कहलाता है पर परागण, ठीक। अगर ये सरसों का नहीं हुआ, गेंदा का हुआ, तो ये कृत्रिम परागण विधि जैसा हो जाता है, मतलब सरसों के भी गुण आएंगे, गेंदा के भी गुण आएंगे, ठीक। तो हाइब्रिड बन जाता है फिर, ठीक। तो ये होता है परपरागण। अब परपरागण से लाभ और हानियां उसके जस्ट अपोजिट है स्वपरागण के, जो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, ठीक। और अब इसके बाद जो तीसरी विधि होती कृत्रिम परागण, ये सबसे इम्पोर्टेंट विधि होती है, क्योंकि इससे नए नए प्रकार के हाइब्रिड बीज तैयार किए जाते हैं और मानव की देखरेख में कृत्रिम परागण कराया जाता है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं या बीज की दुकान में जाते हैं तो बहुत से हाइब्रिड बीज हमको मिलते हैं, वो कैसे कृत्रिम विधि से तो बनाए जाते हैं, ठीक। मतलब दो पौधों के जो लक्षण होते हैं, दो अलग अलग पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, अलग अलग जीन्स होते हैं जिनके, उनके बीच क्रॉस कराया जाता है, उससे जो बीज उत्पन्न होता है वो नए प्रकार का होता है, दोनों से अलग, क्योंकि उसमें दोनों के गुण होते हैं, आनुवंशिक गुण दोनों के होते हैं, ठीक। तो कृत्रिम विधि से अब जैसे सेब देख लो, सेब बहुत प्रकार के आते हैं, पहले क्या आता है एक ही प्रकार का आता था रेड कलर का, अब सेब की कई प्रकार के आते हैं, कई कलर के सेब आते हैं। गुलाब पहले एक ही कलर का होता था, लेकिन अब हम कई प्रकार के गुलाबों के कलर देखते हैं, तो वो कैसे होता है, वो होता है कृत्रिम परागण से, ठीक। इसको मानव अपनी देखरेख में करता है, ठीक। तो कृत्रिम परागण को समझते हैं। ठीक। तो कृत्रिम परागण जो होता है मानव अपनी देखरेख में करता है और इस विधि से नए नस्ल के बीजों को तैयार किया जाता है, ठीक। तो कृत्रिम परागण में दो प्रोसेस होती हैं, इन दो प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। देखो ये हम अपने घर पर भी कर सकते हैं, ठीक। दो प्रोसेसों को अपनाना पड़ता है, जैसे दो विपरीत पौधे लिए हमने अलग अलग जीन्स के या अलग अलग लक्षणों के, ठीक। अलग अलग लक्षणों के दो पौधे, इसमें बीच में क्या होता है, बीजांड होता है, ठीक। अलग अलग लक्षणों के हमने दो पौधे लिए। अब सबसे पहले आती है इसमें विपुंसन, ठीक। सबसे पहले विपुंसन प्रोसेस आती है। तो विपुंसन प्रोसेस में क्या किया जाता है, दो अलग अलग पौधे, तो विपुंसन प्रोसेस में सबसे पहले ये किया जाता है कि जैसे ये पौधा है, जब ये कली अवस्था में होता है तो इसके जो पुंकेसर होते हैं इनको काट के अलग कर दिया जाता है। पुंकेसर जो होते हैं इनको काट के अलग किया जाता है, जिससे परागकोश भी अलग हो जाते हैं, मतलब इनको अलग कर दिया जाता है। अब अलग क्यों किया जाता है, क्योंकि इनमें जो परागकण होते हैं जब परिपक्व हो जाएंगे, जब परागकोश टूटेगा और परागकण बाहर निकलेंगे तो ये निकल के कहीं वर्तिकाग्र पर ना चले जाएं, और अगर वो वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे तो वो क्या होगा, वो वृद्धि करने लगता है। तो ये तो स्वपरागण हो गया ना,
ठीक। तो स्वपरागण को रोकने के लिए विपुंसन विधि में क्या होता है, इनके पुंकेसरों को ही काट के अलग कर दिया जाता ताकि इसमें स्वपरागण ना हो सके। ठीक। अब क्या होता है, और इसके दूसरी विधि होती है, इसके आगे एक प्रोसेस होती है थैलीकरण। थैलीकरण में क्या करते हैं, इसके वर्तिकाग्र को थैली से ढक देते हैं। थैली से क्यों ढकते हैं? थैली से इसलिए ढकते हैं कि कहीं किसी माध्यम से बाई एयर या किसी पशु पक्षी के माध्यम से किसी दूसरे पुष्प परागकण इसके वर्तिकाग्र पर ना जा सके, इसलिए इससे इस थैली को ढक दिया जाता है। तो ये क्या कहलाती है, थैलीकरण विधि कहलाती है। ठीक। अब जब इसे थैली से ढक दिया, जब ये बीजांड क्या होता है, जायांग पूरा परिपक्व हो जाता है, ये जायांग परिपक्व हो जाता है और क्या निषेचन करने के लिए तैयार हो जाता है, तो कोई जिस पौधे से हमें क्रॉस कराना होता है उस पौधे के पुष्प को हम इसके पास लाए, और जब इसमें स्फुटन होगा परागकण में, ठीक, तो फिर इस थैली को क्या है, खोल दिया जाता है और ये परागकण बाह्य या किसी माध्यम से आकर इसके वर्तिकाग्र पर बैठ जाते हैं। ठीक। जब वर्तिकाग्र पर बैठ जाएंगे तो ये अंकुरित होने लगेगा, मतलब वृद्धि करने लगेगा ये परागकण, और पराग नलिका से होता हुआ बीजांड द्वार में प्रवेश करेगा। अब ये जो परागकण होता है ये धीरे धीरे वृद्धि करके पराग नलिका बनाने लगता है। पहले आदि बनती है और वृद्धि करता है, इधर तक आती है, ऐसे आते आते बीजांड द्वार से सीधे बीजांड में प्रवेश कर जाती है और मादा युग्मक के साथ संलयित होकर क्या बनाती है, भ्रूण। देखो मादा युग्मक के साथ संलयित होकर, देखो परागकोश में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक मादा युग्मक के साथ संलयन करती है, एक जो बीच में बीजांड के बीच में क्या होती हैं, दो कोशिकाएं बनती हैं जो मिलकर एक केंद्रक बना लेती है। एक कोशिका इन दोनों से संलयन करती है और क्या बनाती है, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष बनाती है। और एक कोशिका क्या होती है, मादा युग्मक के साथ संलयन करती है और क्या बनाती है, भ्रूण बनाती है। भ्रूण क्या होता है, बीज, भ्रूणपोष होता है जो बीज का खाने योग्य वाला भाग होता है, फल का ऊपर का आवरण, वो बनाती है। ये प्रोसेस हम विस्तार से आपको नर युग्मक जब बताएंगे, नर युग्मक का निर्माण, तो हम ये प्रोसेस विस्तार से बताएंगे। ठीक। तो इसमें दूसरे पौधे का जो परागकण होता है इसके वर्तिकाग्र पर बैठ जाता है और क्या होता है, पॉलिनेशन, परागण होने लगता है और फिर ये वृद्धि करता है और कुछ लक्षण इसके, कुछ लक्षण इस पौधे के आते हैं। इस प्रकार हाइब्रिड बीज तैयार हो जाता है। ठीक। क्योंकि दोनों के, इसका जो नेचर है, जेनेटिक गुण है वो अलग है, इसका अलग है, तो दोनों के आधे आधे गुण आएंगे और नया बीज तैयार हो जाएगा। ठीक। तो इसी विधि के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के गुणवान या उनकी गुणवत्ता अच्छी होती है ऐसे बीज और फलों को बनाते हैं या निर्माण करते हैं, ठीक, या वृद्धि कराते हैं। ठीक। तो ये जो प्रोसेस होती है आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, एक पौधे, एक पुष्प के क्या जो पुंकेसर होते हैं उनको काट के अलग कर देते हैं विपुंसन विधि में। विपुंसन में क्या होते हैं, इसके वर्तिकाग्र को काट कर अलग कर दिया जाता है। ठीक। उसके बाद थैलीकरण विधि में क्या, पुंकेसर को काट के अलग कर दिया जाता है। थैलीकरण विधि में वर्तिकाग्र को एक थैली से ढक दिया जाता है, ठीक, ताकि इसमें पर परागण किसी दूसरे पुष्प के परागकण ना आ सके। फिर जिस पौधे पुष्प के परागकण हमको इसमें भेजने हैं वो पुष्प लाते हैं, जब परिपक्व हो जाता है जायांग, जब इसके ये परागकण में स्फुटन होता है, टूटते हैं, तो ये परागण इसके वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं परागकण और परागण हो जाता है। ठीक। तो सिंपल सी विधि होती है, इसे हम अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक। तो इतना आपको लिखना है, ये PDF हम आपको डाल देंगे तो उससे आप लिख लेना। ठीक। इसके बारे में अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस पर नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, कैसे ये भ्रूणपोष बनता है और कैसे भ्रूण बनता है बीजांड के अंदर। ठीक। और किस प्रकार जब भ्रूणपोष या भ्रूण बनते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो धीरे धीरे बाह्य दल और दल कैसे अलग होते हैं। ठीक। दल
नीचे लगे रहते, और बादल ये होते, ये धीरे धीरे क्या होते, अलग होने लगते। लेकिन कुछ पौधों में ये जो दल होते, बादल होते हैं, ये अलग नहीं होते। जैसे बैगन, बैगन का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इसमें जो बादल वो अलग नहीं होते हैं, मतलब भ्रूणपोष के साथ ही चिपके रहते हैं। टमाटर में, भिंडी में ये भ्रूणपोष के साथ ही चिपके रहते हैं, और कुछ पौधों में अलग हो जाते हैं। ठीक, तो वो आप बहुत से ऐसे फल देखते होंगे जिसमें साथ में चिपके रहते हैं और कुछ में अलग हो जाते हैं। ये प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक।